हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करूंगा ग्रीन हाउस इफेक्ट और क्लाइमेट चेंज वाले चैप्टर के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अगर पूरे एनवायरनमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ये वाला है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये वाला है और इसको 4 से 5 घंटे में प्रॉपर इस चैप्टर को कंप्लीट करिए। अगर आप पहले कंप्लीट कर लेते हैं तो उसको रिवाइज करिए। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप नेक्स्ट किसी चैप्टर पर जाएँ या कुछ और किसी और चीज़ में टाइम अपना इन्वेस्ट करें। पहले इसको 4 से 5 घंटे में 1 से 2 बार 3 बार जितना आप जल्दी कर सकें और जितना अच्छे से कर सकें तैयार करिए। देखिए, इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस समझिए। ये चैप्टर चाहे आपकी रियल लाइफ की बात हो, चाहे आपके कॉन्सेप्ट की बात हो, चाहे आपके एनवायरनमेंट का जो बेस है उसकी बात हो, दोनों ही तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की जब आप बात करोगे तो इसमें सिर्फ एक चीज नहीं आती है, इसमें कई सारी चीजें आ जाती है जिनकी वजह से ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। पहली चीज। दूसरी चीज, ग्रीन हाउस इफेक्ट और क्लाइमेट चेंज दोनों इंटर रिलेटेड है। यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, उस वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो। तो ये दोनों एक दूसरे के आप कह सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रीजन ग्रीन हाउस इफेक्ट है। और रियल लाइफ में चाहे आप इंडिया की बात करो, चाहे वर्ल्ड वाइड बात करो, बहुत बड़ा इसका इंपैक्ट है। इसलिए आपको ये जानना चाहिए, समझना चाहिए और हर बार इससे क्वेश्चंस उठते रहेंगे, हमेशा आते रहे हैं। आप यूपीपीसीएस का पेपर देख लो, उसमें भी आते रहे और आगे भी आते रहेंगे। तो इसलिए आपको इसके कॉन्सेप्ट को ढंग से समझना है। अब इसमें देखो बेसिक चीजें होती क्या क्या है। इसमें आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट का सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट मिलेगा कि भाई ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, कौन से ऐसे रेडिएशन है जो इसमें मेन जो अपना रोल है वो प्ले करते हैं, कौन सी ऐसी गैसेस हैं जो रोल प्ले करती हैं, ह्यूमन जो इंटरफेरेंस है वो कहाँ से होता है, यानी कि जो इंसान है, इंसानों की वजह से, मानव की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो कहाँ से हो रही है और किस तरह से इंसानों को, नागरिकों को अवेयर होना चाहिए इस चीज़ के रिगार्डिंग। कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी है। तो इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट वगैरह रहे हैं जिन्होंने कुछ खोज वगैरह की है, कुछ डिस्कवरी ऐसी कुछ की है, डिस्कवर किया है और कुछ चीज़ों को बताया है, चाहे वो ग्रीन हाउस गैसेस हो या जो भी हो, तो उनके आपको नाम पता होने चाहिए। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट गैसेस हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को करने वाली कौन कौन सी इंपॉर्टेंट गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी है, तो यू शुड नो। ठीक है, ये डायग्राम बना हुआ है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। तो ये बेसिकली यहाँ से लेकर के यहाँ तक थ्योरी है। जो चीज़ मैंने आपको बताई ना वो यहाँ पर लिखी हुई है, इनको आपको ढंग से समझ लेना है। ये अगर आपने समझ लिया तो आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट समझ में आ जाएगा। और अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट समझ में आ गया तो क्लाइमेट चेंज समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर दिए गए तो वो रिपीटेड है। मतलब अगर आपने पीछे वाला पढ़ लिया तो ये पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं होगी, बहुत आपको जल्दी निकल जाएगा। हार्डली 15 मिनट में आपके ये क्वेश्चन निकल जाएंगे। इसके बाद बात आती है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारण क्या है, यानी कि इसके रीजंस क्या है। देखो, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट का, क्लाइमेट चेंज का अगर आप लॉजिक समझ गए, उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको आप समझ गए कि भाई ये क्यों होता है, तो उसी में कारण भी आ जाएंगे। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। आपको इसमें जो भी मेन चीज़ें वो यहाँ पर दिख जाएंगी और कहीं ना कहीं जो प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, जिन चीज़ों को लेकर के कॉशियस रहना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, वो भी आपको पता लग जाएंगे। और जब इतना आपको पता लग गया, अब इसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन दी वगैरह दिए गए हैं और जो थ्योरी है इसमें पूरा वही समझाया गया है कि कौन सी गैसेस होती हैं, क्या होता है, किस तरह से चीज़ें बढ़ जाती हैं और आगे फ्यूचर में 10-15 सालों में, 20 सालों में क्या हो सकता है। इधर जो करीब 20-24 साल हुए हैं, यानी कि 2000 से जब से ये चीज़ें शुरू हुई हैं, 2000 से लेकर के 2024, तो इसमें किस तरह से चीज़ें चेंज हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको इन्होंने एक्सप्लेन की हुई हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आप एक बार पढ़ोगे मतलब आपको समझ में आ जाएगा। पीछे आपने इससे रिलेटेड चीज़ें क्योंकि पढ़ रखी है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रिपीटेड है। तो अगर आपने पिछला वाला पढ़ लिया है तो ये आपको समझ में आराम से आ जाएगा, तो इसको कर लेना। बाकी ये क्वेश्चन जो है आपके ये बहुत जल्दी निपट जाएंगे, हार्डली 15-20 मिनट के हैं। इसमें वही मीथेन गैस जो होती है उनके बारे में, मीथेन वाला क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा पेट क्वेश्चन है यूपीएससी का, बहुत बार आपसे पूछा जा चुका है। अगर आप पेपर उठा के देखोगे तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगी। इसके बाद बात आ जाती है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रभाव क्या क्या है, यानी कि इसका इंपैक्ट क्या क्या है। भाई जब इसके आप रीजंस पढ़ोगे और जब आप इसके कॉन्सेप्ट को समझोगे, उसी में इसकी जो भयावहता है ना, जो इसके इतनी जो डायर कॉन्सिक्वेंसेज है वो आपको समझ में आ जाएंगे। ग्रीन हाउस गैस की वजह से और जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसकी वजह से क्या क्या नुकसान झेलना पड़ता है और आगे क्या क्या चीज़ें सफ़र करनी पड़ सकती हैं ह्यूमन काइंड को और इवन सोसाइटी में जो भी फैक्टर्स हैं, जो भी चीज़ें हमारे एटमॉस्फेयर में हैं, तो वो सारी ही चीज़ें इंपैक्ट होती हैं इस चीज़ से, तो वो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आपका आ जाता है क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज वैसे आपको देखने में थोड़ा अलग लगेगा, लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट से रिलेटेड ही है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो ये जो थ्योरी यहाँ से लेकर के तक है, ये आपको ढंग से पढ़ लेना है। इसमें आपको 1-2 और टॉपिक भी मिलेंगे, जैसे आपको कार्बन प्रच्छादन या कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन मिलेगा, तो इसको आपको थोड़ा सा देख लेना है। जो भी आपको 1-2 साइंटिस्ट वगैरह के नाम मिलेंगे वो आपको देख लेना है और बस ये थ्योरी आपको इतनी पढ़ लेनी है। इतना अगर आपने पढ़ लिया, रट लिया, जो भी कर लो आप, आगे के जो क्वेश्चन है बस वो वही है, इसी थ्योरी में से है। इसके बाद जो मेन चीज़ है जहाँ से क्वेश्चन हर साल पुट होते हैं एग्जाम पे एनवायरमेंट के केस में, वो है कि जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, यानी कि क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करने के लिए, इसके रिगार्डिंग लोगों को अवेयर करने के लिए समय पर स्टेप उठाए
दिखाए जाते रहे। तो उसके रिगार्डिंग जो जो अथॉरिटीज़ हैं, जो जो कन्वेंशन वगैरह होती रही हैं, जो भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हैं जो इसकी फील्ड में काम कर रही हैं क्लाइमेट चेंज के संबंध में, तो उनकी कॉन्फ्रेंस वगैरह होती रही है टाइम टू टाइम। तो उन कॉन्फ्रेंस के आपके जो ईयर हैं वो पता होने चाहिए। यानी कि अगर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम अगर कोई चीज़ कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए। अगर कोई UNFCCC नाम की कोई बॉडी है, क्या करती है, किस लिए है, क्या उसके अंदर चीज़ें हैं, तो ये सब आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। एग्जैक्ट इसका जो नाम है और ये कब प्रभावी हुई, कब से ये इफेक्टिव हुई, ये आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सी इसमें कंट्री है जिन्होंने इसमें साइन किया हुआ है, रेटिफाई किया हुआ है इसको, ये आपसे एग्जैक्टली पूछा जाता है। ये यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है, ठीक है। इसको अगर आपने रट लिया, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आपका निकलेगा नहीं, कन्वेंशन से रिलेटेड। बस ये एक टेबल है। उसके बाद जो भी यहाँ थ्योरी में लिखा हुआ है ना, वो सिर्फ इसी को इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है, डायग्राम बना दिया, इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब आपने अगर इसको याद कर लिया, समझ लिया, और ये आपको ईयर में कंफ्यूजन नहीं है, तो फिर ये जो थ्योरी है ना, इसमें आपको कुछ मतलब नया ऐसा सच मिलेगा नहीं। और फिर जो क्वेश्चन वगैरह है ना, वो वही सब है कि जो जैसे जो ये वाला क्वेश्चन है 2015 में पेरिस वाला, ये IAS का 2016 या 15 का पेपर था, 2016 का पेपर था, तभी आया था ये, ठीक है। तो जो UPSC वगैरह के क्वेश्चन है उसको इसमें दिया हुआ है, और भी पुराने जो UPSC के हैं, लोअर PCS के हैं, UPPCS के हैं, वो सब क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। वो सब रिपीटेड ही है, जो पुराने आपको मैंने थ्योरी बताई है ना, उसी से सब ये चीज़ें हैं। तो इसमें बस आपको, और अब जैसे ये प्रोटोकॉल वगैरह आ जाती है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है और कौन सी प्रोटोकॉल, तो ये चीज़ें वही है। क्लाइमेट चेंज को बचाने के लिए, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, उसको स्लो डाउन करने के लिए जो जो स्टेप लिए गए ना, बस उसी को इन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू पूरा बताया हुआ है कि भाई क्योटो प्रोटोकॉल का क्या है, अन्य कोई अगर प्रोटोकॉल ली गई है तो वो क्या है, कौन कौन सी ऐसी ट्रीटी है यानी कि संधियां हैं जो इसके संबंध में हुई हैं। वहीं पर इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है कि भाई कौन कौन से कंट्रीज थे जिन्होंने इसको पहले एक्सेप्ट किया, नहीं किया, पहले इसमें कितने लोग थे, क्या थे, वही सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन की गई हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए मैंने इसको टाइम भी ज़्यादा दिया है। 4 से 5 घंटे में आप करोगे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये याद होना चाहिए। अब क्लाइमेट चेंज के रिस्पेक्ट में भारत ने 2008 में स्टेप लिया था, तो भारत का जो वर्क प्लान है, इंडिया का जो वर्क प्लान है, वो क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव में क्या है वो आपको याद रखना है। और इसमें जो ये 8 मिशन है, ये रट लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये UPSC में तो पूछा ही जाता रहा है, UPPCS में भी आपसे पूछा जा चुका है, लेकिन उतना इन डेप्थ नहीं पूछा गया है। अब लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा चीजें इन डेप्थ जा रही हैं एक लेवल, तो आपसे ये पूछे जा सकते हैं। इसलिए जैसे ये नेशनल सोलर मिशन है या नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी है, ये फिर आपका ये सस्टेनेबल हैबिटेट के लिए नेशनल मिशन है, नेशनल वाटर मिशन है, ये सारा जो मिशन है ना, ये एक एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 8 के 8 आपको 2008 वाले पता होने चाहिए। ये अगर आपको पता है तो आपका कहीं से भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और देखो इसके बाद इसके क्वेश्चन वगैरह दिए गए हैं तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब नहीं है, वो आपने अगर थ्योरी पढ़ ली है तो वो आपका सब रिपीटेड ही मिलेगा। अब ध्यान रखना, ये जो चैप्टर है ना, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इससे जरूर क्वेश्चन आता है। आप देखोगे हर एक साल छोड़ करके इससे 1 या 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। प्रोटोकॉल के ऊपर एक आ जाएगा, एक कॉन्सेप्ट के ऊपर आ जाएगा और एक गैस के ऊपर आ जाएगा। तो वो आपको लगेगा देखने में कि अलग अलग क्वेश्चन है या किसी अलग अलग चैप्टर के हैं, लेकिन ये सारे इंटर रिलेटेड हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ इसको मिला करके आप रखो तो इसी से आपके समझ लो मेजर जो चीज़ें हैं वो कवर हो जाती हैं। अच्छा, दूसरी बात ये भी होती है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला जैसे टॉपिक है उसमें क्या है, चीज़ें बहुत रट्टाफिकेशन वाली हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें हैं। डायरेक्ट उसमें चीज़ें हैं कि कौन से SDG में क्या है क्या नहीं है, तो वो आपको समझ में आ जाता है। उसके अलावा भी जो आप बेसिक चीज़ें पढ़ते हो पॉल्यूशन वगैरह की, उसमें कोई ऐसी बहुत हार्ड चीज़ें नहीं है। आपने पढ़ा, आपको समझ में आ गया। इसमें क्या है कि कंफ्यूजन होता है क्योंकि आप इसमें अपना दिमाग भी लगाते हो कि भाई रेडिएशन जब आती है नीचे तो उसमें से कौन सी उससे होती है, फिर गर्मी उससे कैसे होती है, कौन सी गैसें तो उसमें फिर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और फिर वो वापस यहीं पर रह जाती हैं तो उससे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। तो ये जो चीज़ है ना, यानी कि जो इस डायग्राम में आपको समझाया हुआ है, ये समझने में आपको थोड़ा सा समय लगेगा अगर आपने पहले कभी नहीं समझ रखा है। तो एक बार समझ लोगे फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी चैप्टर्स में ऐसा नहीं है, जैसे फूड चेन वगैरह की जो टॉपिक है, इकोसिस्टम वगैरह की जो टॉपिक है, उसमें ऐसा कोई ऐसी हार्ड चीज़ नहीं है। फूड चेन में मतलब बहुत बेसिक है, बचपन से ही देखते आ रहे हो, ठीक है कि मेढक को सांप ने खाया, सांप को किसी ने खाया, फिर उसको किसी ने खाया, तो वो एक चेन है कि बकरी को शेर ने खाया, तो वो एक पूरा फूड चेन है, वो उसमें इतना कोई इशू नहीं होता है। अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मैंने आपको बताया, इसके अलावा और भी जो चैप्टर्स हैं उनमें भी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें हैं, लेकिन इसमें क्या है, घुमा फिरा की चीज़ें थोड़ी सी होती है, आपको रिलेट करना पड़ेगा। बिना रिलेट किए आप नहीं, अगर आपको ग्रीन हाउस गैसेज नहीं पता है तो आप ग्रीन हाउस इफेक्ट समझ ही नहीं पाओगे। अगर आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं समझ में आया तो आप क्लाइमेट चेंज में हमेशा घूमते रहोगे कि भाई क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। जब आपको गैसेस के बारे में नहीं पता, इंपैक्ट के बारे में नहीं पता, तो फिर कैसे जानोगे। इसलिए इसको ढंग से तैयार कर लेना, ये बेस है। आई होप कि ये चैप्टर आप 4 से 5 घंटे में निपटा करके जरूर रिपोर्ट करोगे। थैंक यू सो मच।